नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण प्रस्तुत करती हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 5वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं। आगंतुक को वसुदेव पहचानते थे। वह कंस का राजवैद्य था, पर वह इस समय यहाँ क्या कर रहा था? वसुदेव ने कंस से किसी वैद्य को भेजने का अनुरोध नहीं किया था और ना ही वैद्य सामान्यतः राजा के संदेश लेकर कहीं आया जाया करते थे। यह तो हरकारों अथवा नापितों का कार्य था। इस समय तो विशेष रूप से वसुदेव ने द्वार रक्षकों को कह रखा था कि वे किसी को भी भीतर न आने दें। आगंतुक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो उसकी सूचना दें, किंतु उसे भीतर किसी भी स्थिति में न आने दें। पर इस समय राजवैद्य साक्षात उनके सामने खड़ा था। उसके साथ 2 राजकीय दंडधर थे और वसुदेव के अपने द्वारपाल दबे छिपे सहमे से उनके पीछे खड़े थे। क्या बात है राजवैद्य, आप कैसे आए? अरे, इन्होंने हमारी एक नहीं मानी, बलात् भीतर घुस आए हैं, द्वारपाल ने कहा। अब आपका जैसा आदेश हो। मैं महाराज कंस के आदेश से यहाँ आया हूँ, राजवैद्य ने कहा। जानता हूं कि राजवैद्य श्वास भी लेते हैं तो महाराज कंस के आदेश से ही, किंतु आप यहाँ क्या करने आए हैं? महाराज ने भेजा है। सुन लिया मैंने, वसुदेव का स्वर कुछ खींच लिए हुए था। महाराज ने बुलाया होगा तो अपने प्रासाद में बुलाया होगा, यहाँ भेजने का क्या अर्थ? आप जानते हैं कि महाराज यहाँ नहीं रहते। किसी से भेंट करनी हो तो वे उनके घर नहीं जाते, उन्हें अपने प्रासाद में बुलवाते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उनके पास जाएं। यहाँ क्या करने आए हैं? और 2 दंडधर लेकर आए हैं, जैसे शक्ति परीक्षण करना हो। आप जानते हैं कि किसी और के दंडधर मेरी अनुमति के बिना मेरे भवन में नहीं आ सकते। सब कुछ जानता हूँ, राजवैद्य ने कहा। इससे कुछ अधिक भी जानता हूँ, किंतु वह सब कहने सुनने का समय नहीं है। महाराज की आज्ञा से मैं उनकी भगिनी राजकुमारी देवकी का नाड़ी परीक्षण करने आया हूँ। यदि राजकुमारी देवकी के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होगी तो उनके पति के रूप में वैद्य को मैं बुलाऊंगा। उसके लिए महाराज को वैद्य भेजने और आपको यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वसुदेव बोले, वैसे राजकुमारी देवकी पूर्णतः स्वस्थ है, आप प्रस्थान करें। वैद्य अपने स्थान से हिला भी नहीं, कुछ और अधिकार से बोला। महाराज जानते थे कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है, इसीलिए उन्होंने 2 दंडधर भेजे हैं कि हम आपकी अनुमति के बिना और आपकी इच्छा के विरुद्ध भी राजकुमारी का स्वास्थ्य परीक्षण कर सकें। ओह, तो स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि राजा की आज्ञा से राजवैद्य बलपूर्वक किसी के घर में घुसकर वहां के निवासियों के स्वास्थ्य की परीक्षा करेंगे। वसुदेव हंस पड़े। युद्ध की स्थिति है यह तो, और आपके महाराज समझते हैं कि ये 2 दंडधर वसुदेव की शक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त हैं। देखिए, आप मुझे शक्ति प्रयोग के लिए बाध्य न करें, वैद्य ने धमकाया। देवकी भीतर बैठी वसुदेव की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें बाहर जाना था, कहाँ जाना था वे नहीं जानती थी, किंतु पति के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे तैयार बैठी थी। विलंब होते देख वे बाहर निकल आईं। यहाँ तो स्थिति ही कुछ और थी। राजकुमारी स्वयं ही आ गई हैं। वैद्य ने दंडधरों की ओर देखा। तुम लोग आर्य वसुदेव को रोको, मैं राजकुमारी का परीक्षण कर लेता हूँ। देवकी के सामने फिर एक बार
अपने विवाह की घटना घूम गई। उन्हें लगा कि यह वैद्य भी कंस का खड्ग है। आज कंस उनका वध नहीं कर रहा, अपमान कर रहा है, और आज भी वसुदेव शांत खड़े हैं। वे अपना शस्त्र क्यों नहीं संभालते? देवकी ने दीवार पर लगे शस्त्रों में से खड्ग खींच लिया। तुम्हारा परीक्षण तो मैं करती हूँ राजवैद्य। किंतु वसुदेव बीच में आ गए। नहीं, रहने दो देवकी, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी उद्दंडता देख रहे हैं आप? और कोई होता तो इसके शरीर के 2 टुकड़े कर इसे बाहर फेंकवा चुका होता। वसुदेव ने अपने द्वारपालों को संकेत किया, राजकीय दंडधरों को ससम्मान बाहर पहुंचा दो। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर वैद्य की भुजा कुछ ऐसी मरोड़ी कि वह उछलकर स्वयं ही उनकी भुजाओं में आ गया। वसुदेव ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में अपने सिर से भी ऊपर उठा लिया। इन महानुभाव को मैं ही इनके वाहन तक पहुंचा आता हूं। वसुदेव अपने नित्य के नियम के अनुसार निश्चिंत भाव से राजसभा में चले आए। कंस को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह मान बैठा था कि वसुदेव कल की घटना का बुरा मानेंगे और उसे जताने के लिए वे राजसभा में कुछ दिन तो नहीं आएंगे। बहुत होगा तो एकांत में उससे भेंट कर अपना विरोध प्रकट करेंगे। किंतु वे तो सहज भाव से आकर अपने स्थान पर बैठ गए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धर्माधिकारी आमात्य वसुदेव, कंस ने कहा, एक उपालंब है। अपनी इच्छा कहे महाराज। राजवैद्य ने बड़े कष्ट से कहा है कि आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं उससे भी अधिक पीड़ा से कहना चाहता हूँ महाराज कि आपके राज्य वैद्य ने ही नहीं, आपके साधारण दंडधरों ने भी राज्य के धर्माधिकारी के प्रति अत्यंत दुर्विनीत व्यवहार किया है, भद्रता और शालीनता का उल्लंघन किया है। वे बाध्य थे, आपने राजपुरुषों को बलात् उनके कर्तव्य से रोका है। महाराज, वसुदेव ने एक प्रकार से सारे सभासदों को इस संवाद में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। आज इस राजसभा में सारे सभासदों की उपस्थिति में यह निश्चित किया जाए कि मथुरा राज्य के धर्माधिकारी को राजपुरुष की मर्यादा प्राप्त है या नहीं। क्यों नहीं? धर्माधिकारी हमारे आमात्य हैं, राज्य के मंत्री हैं, वे उच्च पदस्थ राजपुरुष हैं। कंस ने बहुत संतुलित स्वर में कहा। तो फिर इस राज्य के साधारण दंडधर और आपके राजवैद्य अपनी सीमा और धर्माधिकारी जो दंडाधिकारी भी हैं कि मर्यादा का सम्मान क्यों नहीं करते? वसुदेव बोले, वे न केवल अमात्य धर्माधिकारी की मर्यादा का उल्लंघन कर बलात् उनके घर में घुसते हैं, वरन उन्हें अपमानजनक आदेश देने का दुस्साहस भी करते हैं, बल प्रयोग की धमकी देते हैं। दंडाधिकारी के रूप में नहीं, गृह स्वामी के अधिकार से भी मैं उन्हें बंधवा कर अपने भवन के किसी भूमिगत कारागार में डलवा सकता था, किंतु मैंने वह नहीं किया। आप उन्हें अपना कर्तव्य करने देते, और यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक था तो उसे मेरे ध्यान में लाते। कंस ने कहा, आप भूल रहे हैं कि आपने राजकीय दंडधरों के विरुद्ध अपने प्रहरियों के और राजवैद्य के विरुद्ध अपने बल का प्रयोग किया। यदि कुछ लोग बलात् किसी गृहस्थ के घर में घुसना चाहें तो वह उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करे, उन्हें घुसने दे, मनमानी करने दे और उसके पश्चात परिवार लेकर राजा के सम्मुख आए। वसुदेव हंसे। हम अपने घरों में निजी प्रहरी इसीलिए तो नहीं रखते कि वे दस्युओं को अपना मन भावन करने दें और फिर परिवार लेकर राजा के पास जाएं। महाराज, ऐसी घटनाओं के संबंध में परिवार धर्माधिकारी होने के नाते मेरे सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं। मैं उन लोगों को दंडित करता हूं। अब आप कह रहे हैं कि मेरे सम्मुख मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो और मैं
न उसका प्रतिरोध करूं, न दंड विधान करूं। क्यों? केवल इसीलिए कि उस समय मैं कार्यालय में नहीं, अपने घर में बैठा हूं। नहीं महाराज, यह धर्म और न्याय नहीं है। किंतु वे दस्यु नहीं थे, कंस ने कुछ बलपूर्वक कहा। वे राजकीय आज्ञा लेकर अपना कर्तव्य पूर्ण करने गए थे। एक साधारण दंडधर राज्य के दंडाधिकारी और धर्माधिकारी से भी उच्च पदस्थ राजपुरुष हो जाता है, क्योंकि वह राजा नामक एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का दायित्व लेकर आया है। आर्य धर्माधिकारी, मुझे लगता है कि आप महाराज राजसभा तथा अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। अक्रूर अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। धर्माधिकार के अधिकारों की भी एक सीमा है, आप उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। यादवों की राजसभा में प्रश्न पूछना कब से मर्यादा का उल्लंघन माना गया आर्य अक्रूर? वसुदेव का तेजस्वी स्वर गूंजा। आप महाराज कंस को राजा नामक एक व्यक्ति कह रहे हैं। अक्रूर का स्वर कुछ और तीखा हो गया। महाराज कंस, सम्राट कंस कब से मात्र एक व्यक्ति रह गए? मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, वसुदेव ने शांत स्वर में कहा। यादवों की राजसभा में राजा हमारा प्रतिनिधि है, वह परम स्वतंत्र अधिनायक नहीं है। आप इसका अंतर स्पष्ट करेंगे? प्रद्योत ने पूछा। क्यों नहीं, वे बोले। यादवों में शासन विधान के अधीन और सर्वसम्मति से होता है, राजा नामक व्यक्ति की इच्छा से नहीं। इस सैद्धांतिक विवाद से कोई लाभ नहीं, कंस ने उन्हें रोक दिया। कल के अपने व्यवहार के विषय में आप अपना पक्ष स्पष्ट करें। वह तो ठीक है, किंतु इसको भी स्पष्ट कर ही लें कि राजा और व्यक्ति में क्या भेद है, दोनों को पृथक कैसे कर सकते हैं। सत्राजित ने कहा। दंडधरों और राजवैद्य को राजाज्ञा का पालन करने के लिए क्यों यह अधिकार नहीं था कि वे आपके घर में प्रवेश कर पाते? उनका विरोध राजाज्ञा का विरोध क्यों न माना जाए? मेरा आरोप है कि राज्य के दंडधर और राजवैद्य विधान और प्रशासन की आज्ञा से नहीं, व्यक्ति कंस की आज्ञा से आए थे। किसकी पत्नी गर्भवती है और किसके परिवार में संतान का जन्म हो रहा है या हो गया है, यह सब ना तो विधान के लिए महत्वपूर्ण है, ना प्रशासन के लिए इसका कोई अर्थ है। यह महत्वपूर्ण है महाराज कंस के लिए नहीं, व्यक्ति कंस के लिए। फिर वही प्रलंब ने कहा, हम व्यक्ति और राजा का भेद कैसे करेंगे? प्रशासक और प्रशासन एक दूसरे से भिन्न कैसे होंगे? मैं नहीं जानता कि आर्य प्रलंब सचमुच यह सब समझ नहीं पा रहे अथवा अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। वसुदेव ने कहा, व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर सोचता है और उसी के अनुरूप आज्ञाएं देता है, जबकि प्रशासन की चिंता जन कल्याण के हितार्थ होती है। उसकी आज्ञाएं भी उसी के अनुरूप होती हैं। यदि मेरी पत्नी या मेरी होने वाली संतान ने कोई अपराध किया है तो मैं स्वयं राजकीय दंडधर या सैनिक भेजकर उन्हें निगड़बद्ध करवाऊंगा। दुष्ट दलन क्षत्रिय का कर्तव्य है, किंतु यहाँ ऐसा कोई कारण नहीं है। कोई बताए कि देवकी अथवा मेरे उस पुत्र ने, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, कौन सा अपराध किया है, किसकी हानि की है उन्होंने? उन पर कौन से आरोप हैं जिसके कारण राजाज्ञा लेकर दंडधर तथा अन्य राजपुरुष बलात् मेरे घर में प्रवेश कर मेरा और मेरी पत्नी का अपमान करना चाहते हैं? मेरा यह परिवाद है कि एक व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और राजा के रूप में यादवों द्वारा दिए गए अधिकारों का ही नहीं, समग्र प्रशासन तंत्र का अपने व्यक्तिगत राग द्वेष के लिए शोषण कर रहा है। अपना पक्ष प्रस्तुत कर लिया अथवा और भी कुछ कहना है? कंस ने स्थिर स्वर में पूछा। और यह भी पूछना है कि मैं यादवों के
इस शासन का धर्माधिकारी हूं या नहीं? वसुदेव ने उसी तेजस्विता से कहा, यदि हूं तो एक साधारण दंडधर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, मेरा अपमान करता है, तो उच्च पदस्थ अधिकारी होने के कारण मुझे उसे दंडित करने का अधिकार क्यों नहीं है? आपके इन प्रश्नों का उत्तर राजा नहीं, धर्म के मर्मज्ञ राजपुरोहित आचार्य लक्ष्मीदास देंगे। कंस ने राजपुरोहित को उठने का संकेत किया, किंतु वसुदेव ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। बोले, जब धर्म और धर्म के विधान संबंधी कोई संकटपूर्ण प्रश्न उठता है तो उसका समाधान राजपुरोहित नहीं, यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य करते हैं। क्यों? कंस के रोष के अंकुर प्रकट होने लगे थे। क्योंकि धर्मशास्त्र की रचना अपने सांसारिक स्वार्थों से उदासीन ऋषि करते हैं, सांसारिक भोगों में आसक्त राजा अथवा राजपुरोहित नहीं। वसुदेव बोले, राजपुरोहित राजा के अन्न पर पलने वाला कृत बुद्धिजीवी भी नहीं, कृत कर्मकांडी है। उसका अपना महत्व है, किंतु उससे यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह राजा की इच्छा के प्रतिकूल भी धर्म का विवेचन कर पाएगा। यह कार्य तो धर्मगुरु राजाओं के कुल गुरु गर्गाचार्य का ही है। आप ठीक कहते हैं आर्य धर्माधिकारी, कंस के मागध अमात्य धर्मभीरु ने कहा, किंतु जो आचार्य गर्ग का गुण है वही तो हमारी समस्या है। वे राजकर्मचारी तो है नहीं कि प्रतिदिन राज्यसभा में आकर बैठे और आवश्यकतानुसार महाराज को परामर्श दें। आप उन्हें राज्यसभा में उपस्थित रहने का निर्देश दे दें तो हम उन्हीं से ऐसी समस्याओं का समाधान मांग लिया करेंगे। इस समय तो चाहे अनचाहे आप लक्ष्मीदास जी को ही कष्ट करने दें। आपकी इच्छा हो तो आर्य धर्माधिकारी, धर्म निर्धारण के लिए आप देवर्षि नारद को बुला लें, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। सत्यक ने कहा, पर उनकी राज्यसभा में उपस्थित रहने की वृत्ति कितनी होगी यह पहले पूछ लीजिएगा। वसुदेव मौन रह गए। वे सब उनका परिहास कर रहे थे। वे इस विषय में वसुदेव का विरोध कर कंस को प्रसन्न करना चाह रहे थे। यह नहीं समझ रहे थे कि वे लोग स्वेच्छा से अपने हाथ पैर काटकर कंस के दास बनने की प्रक्रिया किस तत्परता से पूरी कर रहे थे। उन लोगों का लोभ और भय समझते थे, किंतु आश्चर्य तो इस बात का था कि उन्हें वसुदेव से तनिक सी भी सहानुभूति क्यों नहीं थी। वे कंस से भयभीत हो सकते थे, किंतु वे कंस के राक्षसी कृत्यों के समर्थक कैसे हो सकते हैं। कंस के विरुद्ध बोल नहीं सकते तो इस विवाद में मौन तो रह सकते हैं। कहिए राजपुरोहित, आप अपना मत प्रस्तुत कीजिए, कंस ने कहा। शासन का सामर्थ्य सब में नहीं होता, जिसमें होता है वही राजा बनता है। राजपुरोहित ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि राजा में ईश्वर का तत्व होता है, इसलिए राजा की इच्छा ईश्वर की इच्छा है, उसका विरोध उचित नहीं है, और अपने व्यक्तित्व के कारण ही तो वह व्यक्ति राजा बना है। ऐसे में व्यक्ति और राजा को पृथक कैसे किया जा सकता है? वह संभव नहीं है, और असंभव का प्रयास करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। और दंडधरों की स्थिति? कंस ने पूछा। दंडधर के पास अपना कोई अधिकार नहीं है, उसकी स्थिति तो जल की सी है, वह जिस पात्र में रखा जाएगा वैसा ही हो जाएगा, आदेश ही उसका अधिकार है। वे बोले, जब वह धर्माधिकारी के आदेश से किसी को बंदी करता है तो वह धर्माधिकारी है, और जब वह राजा के आदेश से किसी को बंदी करता है तो वह राजा ही है। लक्ष्मीदास अपना निर्णय सुनाकर बैठ गए। समझ गए आप आर्य धर्माधिकारी? कंस का स्वर अत्यंत मृदुल था। मेरे भेजे हुए दंडधरों को मेरा ही रूप मानकर उनकी आज्ञा का पालन किया कीजिए।
अन्यथा आप राजाज्ञा का पालन न करने के अपराधी माने जाएंगे।